Hello and welcome. Dear students, today we are going to see very important and very interesting thing in mathematics. And the name of that field of mathematics is called as integral transformation theory. In this theory, we are going to see Laplace transform and Fourier transform. वैसे ये थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? हम अगर ये थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा या क्या नॉलेज हमारा बढ़ेगा या ये थ्योरी प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हमें पहले समझना होगा। मैथमेटिक्स में फंक्शंस होते हैं एंड दैट फंक्शन रिप्रेजेंट समथिंग फिजिकली. If the function is depend on time, then it is called as a mathematical function depending on time. Signals, रेडियो सिग्नल्स होंगे, सैटेलाइट सिग्नल्स होंगे, टीवी के सिग्नल होंगे, ऑडियो सिग्नल होंगे. These signals are also depend on time. If you see the time series of economics, that is also depend on time. And if we want to analyze these mathematical functions or signals or time series of economics or anything which is depend on time, so we can analyze it. But how we can analyze it? That means with respect to what? So since these are the functions depend on time, therefore we can analyze them with respect to time. किसी ने कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. What is the meaning of this quote? जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आप जिंदगी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से मत देखिए. हो सकता है आपको 100 साल की जिंदगी मिले, लेकिन उस 100 साल में अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स नहीं किए हैं तो बस लंबी है जिंदगी, बाकी उसमें कुछ ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है. लेकिन जिंदगी छोटी है, जैसे रामानुजन की थी, 32 years old only, लेकिन जो कारनामे उन्होंने उतने इसमें किए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो आप अपनी जिंदगी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से एनालाइज करना चाहते हो या जितना भी टाइम मिला है उस टाइम में आपको जितने अचीवमेंट्स या जितने आपने झंडे गाड़ दिए उससे एनालाइज करना चाहते हो? इट डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन मुझे लगता है किसी ने जो कहा था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी का मतलब होता है कि यू आर एनालाइजिंग आवर लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट्स इन योर लाइफ. सेम थिंग, इफ देयर इज अ मैथमेटिकल फंक्शन और सिग्नल, and if you want to analyze that signal or that mathematical function, you can analyze with respect to time as well as, or we can analyze that with respect to its frequency. लेकिन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी को एनालाइज करते हो तो एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही सही माना जाता है, अप्रिशिएबल माना जाता है, करेक्ट माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है. बट इफ द सिग्नल इज डिपेंड ऑन टाइम एंड यू डोंट नो इट्स अ फ्रीक्वेंसी, हाउ वी कैन एनालाइज? दैट्स व्हाई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट मकसद, मोटिव ये है कि वो किसी भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन को या सिग्नल को या टाइम सीरीज को कन्वर्ट करता है. It will transform from time domain to frequency domain. तो जो फंक्शन टाइम डोमेन में है, एंड इफ आई वांट टू एनालाइज दैट
signal or function with respect to frequency, then I have to apply first integral transform on that function. Then that function will transform into frequency domain, and then we can analyze that function or that signal with respect to its frequency, जो कि अच्छा माना जाता है. तो फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट मोटिव इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यही है कि यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो ये है, और इसीलिए शायद हम ये थ्योरी पढ़ना हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे या वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होंगे, लेकिन मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं. जितने डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उतने उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं. बट वी नो दैट अलजेब्राइक इक्वेशंस, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने स्कूल में पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है जो हमने स्कूल में पढ़े, दे आर वेरी मच सिंपल टू सॉल्व देन द डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो कितना अच्छा होगा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे स्कूल लेवल के इक्वेशन के तरह, जैसे कि अलजेब्राइक इक्वेशन में, सो वी कैन सॉल्व इजीली. तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, चाहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, ये दोनों ट्रांसफॉर्म किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, नॉट ऑल लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली, उनको ये ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर देता है अलजेब्राइक इक्वेशंस में. और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन जब अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाता है तो उसको हम आसानी से, आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये दूसरा बेनिफिट है, इसीलिए हमको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थ्योरी पढ़ना जरूरी है. तो आज हम देखेंगे इनिशियली लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो क्या है, कैसे होता है, क्या वो सभी फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता है, what are the techniques to calculate everything in the calculus by using Laplace transform, ये सारी चीजें हम सीखेंगे. तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए हम इसको पढ़ते हैं बोर्ड के ऊपर. तो हम बोर्ड पे आ गए. देखिए इस बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. So you see this word integral, that means definitely this involves the process of integration, and that integration will help, or we can take the help of integration to transform one function to another function. How it will be happen? See, if suppose I is an integral transform operator, and this operator I am applying on the function, that function is denoted by f of t, then what will be the definition? So definition is, in every integral transform we have to need of such a function of two variables which can be played a role of kernel of that integral transform. So that's why I am denoting that kernel of integral transform is a function of two variable. One of the variable is t, and another variable you can take other than t. It may be s, it may be p, it may be y, whatever it may be, but you have to take some other variable. तो यहां पर मैं s वेरिएबल लेता हूं. जरूरी नहीं कि s ही लिया जाए, आप p भी ले सकते हो. So this is the kernel,
and when this kernel multiply to the function which is given in the operator, तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ टी, उसको आप उस कर्नल से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू आर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल प्रोडक्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और 0 to infinity अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ टी। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो 0 to infinity है, तो यहां पर हम इस इंटीग्रेशन को 0 to infinity लिमिट्स देंगे एंड इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। सो वी नो दैट दिस इज द improper integration because the limits of these integrations are 0 to infinity, and that's why when we will solve this integration with respect to t, we can remove the variable t from this integrand. So here in the kernel there is another variable s is present. तो जब यहां से t इंटीग्रेशन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो जो मिलेगा वो फंक्शन ऑफ s होगा और उस फंक्शन को आप डिनोट कर सकते हो किसी दूसरे लेटर से और उस लेटर को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे और यहां पर एक ही वेरिएबल आएगा क्योंकि आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। आप लिमिट जब पुटअप करोगे तो टाइम चला जाएगा और S का ही एक्सप्रेशन बचेगा। तो स्मॉल f इज अ ओरिजिनल फंक्शन, उसको कर्नल से मल्टीप्लाई किया, उसका इंटीग्रेशन लिया, तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गॉट अनदर फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F and it is a totally function of S, where S is maybe real number or real variable or complex variable. So this is the transformed function due to this integral transform. So that means this I is working like an operator, integral transform operator. ओके तो ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा किसी फंक्शन पे और वो ऑपरेटर का डेफिनेशन ऐसा है कि ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो पहले इस फंक्शन को कर्नल से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी कर्नल उसका पर्टिकुलर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेगा और आपको इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होना जरूरी है। एग्जिस्ट होना जरूरी है इसका मतलब होता है इस इंटीग्रेशन का आंसर इंफिनिटी या 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, वो नहीं आना चाहिए। तो जब ये एग्जिस्ट होगा इंटीग्रेशन, दैट आंसर जो भी मिलेगा हमें एग्जिस्ट होने के बाद वो डेफिनेटली फंक्शन ऑफ एस होगा एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एस। तो अब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म से क्या ताल्लुक है? तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कर्नल जो है वो लैपलेस ने डिफाइन किया था कि ऐसा ही कर्नल लेना है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कर्नल जो है KST ये पर्टिकुलर लिया जाता है, दैट इज डिफाइंड एज e to the power minus st. So this is a function of two variables s and t, and if we define k of ts in this fashion, then this is called as a kernel of Laplace transform. तो जब Laplace transform का ऑपरेटर जो है वो L से डिनोट किया जाता है, ये अप्लाई करेंगे आप फंक्शन पे जो कि फंक्शन ऑफ t होगा। तो Laplace ट्रांसफॉर्म काम कैसे करता है? जब भी आप ऑपरेट करोगे तो Laplace ट्रांसफॉर्म का जो कर्नल है पर्टिकुलरली अब ये e to the power minus st, ये कर्नल उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उस प्रोडक्ट का वो इंटीग्रेशन लेगा फ्रॉम 0 to infinity एंड विथ रिस्पेक्ट टू dt। और जब ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, तो एग्जिस्ट होगा तो जो भी आंसर मिलेगा दैट आंसर इज some other function other than the small f, and that other function is denoted by capital F and it is a function of s.
So this is the simple definition of Laplace transform. All right. Now the question arises कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म सारे फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म निकाल के देता है? तो आंसर ऑब्वियसली इसका है नो. All the functions of f of t never be calculated by Laplace transform. मतलब कुछ फंक्शंस का Laplace ट्रांसफॉर्म निकलेगा, कुछ फंक्शंस का Laplace ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा. ओके, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है. तो अगर आपको जानना है कि ये फंक्शन जो भी दिया जाएगा आपको, क्या उसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, तो आपको उस फंक्शन के दो कंडीशंस को चेक करना होगा. अगर उस फंक्शन ने उन दो कंडीशन को फुलफिल किया, सेटिस्फाई किया, तो आप बोल सकते हो कि इसका डेफिनेटली लैपलास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, एग्जिस्ट होगा, एंड वी कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. So what are these two conditions of the function which will give the guarantee about its Laplace transformable function? तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा f of t, वो फंक्शन f of t is piecewise कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए उस इंटरवल में. अब ये क्या चीज है? पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन मींस व्हाट? पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो भले उस इंटरवल में, पूरे इंटरवल में टोटली कंटिन्यूअस नहीं है, बट व्हेन यू कट द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, देन दैट ग्राफ ऑफ एवरी स्मॉल ग्राफ इन ईच इंटरवल, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड ये 0, यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, लाइक दिस. ओके, और आपका एक ग्राफ ऐसे है यहां तक 0 to 1 में, फिर 1 to 2 में वो ग्राफ ऐसे है, फिर 2 to 3 में वो ग्राफ ऐसे है. तो ये पूरा ग्राफ, इन तीनों को एक साथ देखोगे तो आपको देखिए यहाँ कंटिन्यूटी आपको नहीं दिख रही है. देयर इज अ गैप, है ना, ये जंप डिसकंटिन्यूटी है. तो 1 पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन इफ यू सी इन द इंटरवल 0 to 1, द होल पार्ट, दिस पार्ट इज कंटिन्यूअस. इन द इंटरवल 1 to 2, दिस पार्ट इज कंटिन्यूअस, and in the interval 2 to 3, this part is continuous. So when you make the sections of the graph of given function, and if each section is continuous in their respective interval, then this phenomena is called as a piecewise continuous function. तो Laplace transform exist होने के लिए पहली शर्त, पहली कंडीशन ये है कि वो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है, अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं है तो आप उसी को वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हो कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होगा. एंड द सेकंड कंडीशन इज, वो जो फंक्शन है जिसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हो, दैट फंक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल f of t must be a function of exponential order. अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि मान लीजिए आपका फंक्शन f of t है और दैट इज इक्वल टू t लिया आपने, सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन. नाउ यू वांट टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन और नॉट. तो करना क्या होता है कि ये जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है e to the power -80 से ऑलवेज, तभी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगी. अब ये जो a है, ये a इज, यू कैन टेक एनी नंबर, और इसका लिमिट लेना होगा, लिमिट एज t टेंड्स टू इंफिनिटी.
व्हेन यू टेक द लिमिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी नहीं आना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी फाइनाइट नंबर आया तो चलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप इस t को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हो। ना यहां पर आपको चॉइस दी गई है कि ये a आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। आप 0 ले सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर ले सकते हो। तो यहां पर अगर आपने a की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, सो आई एम कंसिडरिंग व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू ले ली जो 0 से बड़ी होगी, तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 ले लिया, a इज इक्वल टू 1, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू 1, तो t इंटू ई रेस टू ये माइनस टी हो जाएगा। आप इसका लिमिट लेंगे, लिमिट एज ए t टेंस टू इंफिनिटी। नाउ वी कैन राइट दिस एज अ लिमिट एज t टेंस टू इंफिनिटी, दिस t, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वी कैन राइट एज डिवाइडेड बाय e टू द पावर t, है ना। Now, when you put directly infinity here at instead of t, then numerator will become infinity. और डिनोमिनेटर में भी t की जगह इंफिनिटी लिखोगे तो e टू द पावर इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। एंड एल हॉपिटल रूल के हिसाब से आप इसका लिमिट ले सकते हो, जैसे कि t टेंस टू इंफिनिटी, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, take the derivative of denominator with respect to time, and now when you put t equal to infinity, you will get 1 upon infinity, and that is equal to 0. So 0 is a finite quantity and therefore limit exist हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन is exponential order of 1, क्योंकि a की वैल्यू आपने 1 ली थी। नेगेटिव की वैल्यू लेंगे आप a के, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अब आप चेक करो, एक नेगेटिव की वैल्यू लेते हैं हम, a की वैल्यू मान लीजिए -2 लेते हैं, और हमें लिमिट चेक करना है इसका, लिमिट एज t टेंस टू इंफिनिटी, t इंटू ई टू द पावर माइनस, a की वैल्यू आपने ऑलरेडी -2 लिया है और ये t, एंड इट विल बिकम एज लिमिट एज t टेंस टू इंफिनिटी, t इंटू ई टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t। दिस इज नॉट इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड देयरफॉर इट्स लिमिट इज, यहां पर आप एल हॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते, तो आप इस लिमिट का आंसर आप ढूंढ के निकालोगे तो इंफिनिटी ही आएगा। और इंफिनिटी मतलब इट इज नॉट फाइनाइट, इट इज नॉट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर ये जो फंक्शन है t, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर नहीं है। गॉट इट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड एज वेल एज वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट कि कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फंक्शंस के निकाल सकते हैं। सो नाउ आई एम गिविंग द टाइटल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ some standard functions, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा 1। क्या हम 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पा सकते हैं या नहीं? f ऑफ t इज इक्वल टू 1 निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। फिर 1 के बाद हम f ऑफ t इक्वल टू t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर t स्क्वायर का, फिर t क्यूब का, एंड वी विल इंक्रीज द पावर ऑफ t अप टू n, and then finally we will find what will be the Laplace transform of polynomial function
t raised to n. ठीक है. So if I wish to find Laplace transform of this function जो कि f of t equal to 1 है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे Laplace transform की definition लिखनी होगी. What is the definition? Laplace transform of any function f of t is defined as integration 0 to infinity. Kernel of Laplace transform is fixed, that is e to the power minus st multiplied by the function ft dt. Now here in this case the value of the function is 1. Therefore Laplace transform of 1 is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st into 1 and dt. ठीक है. Now we know that 1 से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 is the multiplicative identity, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा ये. Now only remaining thing is find the integration of this exponential function. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एज इट इज लिखिए, डिवाइडेड बाय इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सर पे जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द माइनस एस टी, उसका आप डेरिवेटिव लेकर नीचे डिवाइड करोगे, लेकिन डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से लेंगे, टी से, क्योंकि आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी से ले रहे हो एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो द डेरिवेटिव of this function here minus s is treated as a constant. तो ये minus s is not a function of t. It is not a variable which depend on t. Therefore, for the purpose of integration, this minus s is considered as a constant. तो इसलिए इसको डेरिवेटिव के हम बाहर ले सकते हैं. तो अंदर t बचेगा. t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यू नो दैट इट इज 1. तो इसलिए आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ माइनस s आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो गया और न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज. एंड नाउ आवर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ऑलराइट, नाउ दिस इज द way to solve the limit. तो limit upper limit है, तो I am putting limit as this is putting for t. So the upper limit of the same answer like this minus the lower limit as t tends to 0, because your lower limit is 0 of the answer. Now its question is only regarding to find the limit of two terms. Now see, when I will put t equal to infinity here, then if s is positive, s is, because we don't know, s is a parameter, it may be positive, it may be negative, it may be 0. So that's why मुझे ये कंसिडर करना होता है कि s के बिहेवियर पे आंसर रहेगा. अब कैसे रहेगा? क्योंकि s, अगर s की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये माइनस बरकरार रहेगा यहां पर, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस डिस्टर्ब नहीं होगा. और ये t जब इंफिनिटी होगा तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी दिखेगा. एंड वी नो दैट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. लेकिन अगर s इटसेल्फ निगेटिव है, मान लीजिए -2 है, तो यहां अगर -2 लेते हैं हम, तो वो -2 और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे. फिर ये माइनस डिस्टर्ब होगा और इसके निगेटिविटी की वजह से ये पूरी माइनस s की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी. और जब ये पॉजिटिव बनेगा और जब हम t इंफिनिटी यहां रखेंगे तो ये e टू द पावर प्लस इंफिनिटी दिखेगा. And we know that e to the power plus infinity is always infinite. Therefore, इसका आंसर infinite आएगा.
जो इन्फिनाइट एक बार आ गया तो इन्फिनाइट माइनस एनीथिंग इज अगेन इन्फिनाइट, तो आपके पूरे इंटीग्रेशन का आंसर इन्फिनाइट आएगा, जो कि हम चाहते नहीं है, क्योंकि जब इन्फिनाइट आता है तो वो इंटीग्रेशन कॉन्वर्जेंट नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर हो गया कि s के ऊपर डिपेंड है कि ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होना या नहीं होना, और हमने देखा कि s इटसेल्फ जब पॉजिटिव रहेगा तभी ये फर्स्ट टर्म जीरो बनेगी। इसीलिए यहां हमको रिस्ट्रिक्शन डालना होगा कि फॉर s ग्रेटर देन जीरो, तभी तो ये एग्जिस्ट होगा। अगर s रियल नंबर है तो ये कंडीशन ओके है, लेकिन अगर s कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पर t इज द रियल वेरिएबल। ये f ऑफ t में जो t है दैट इज बिलोंगिंग टू 0 to infinity, and 0 to infinity interval is the part of the real line। तो ये t इस कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के साथ ही एडिशन वगैरह होगा, तो यहां डोमिनेशन जो है s के रियल पार्ट का होता है। इसलिए अगर आपका s कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे आपने ये कंडीशन लिखी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको ये कंडीशन देनी होगी, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन जीरो। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो उसका यहां पर कोई कंसिडरेशन होता नहीं है। तो जब हम ये कंडीशन पुट अप करेंगे तब हमें गारंटी मिल जाएगी कि ये ऑलवेज निगेटिव रहेगा, और ये निगेटिव रहेगा तो ये इंफिनिटी जब पुट करेंगे हम, तो देखिए हमको आंसर मिलेगा यहां पर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस s माइनस, when you put 0 here instead of t you will get e to the power 0 upon minus s, and you know that e to the power minus infinity is 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, this minus and this minus become plus, anything e raised to 0 is 1, and therefore your answer is 1 upon s, and therefore the Laplace transform of 1 is 1 upon s. We can record this result like this: Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s, and we got this result for considering for real part of s greater than 0। ये कंडीशन देना जरूरी है, ठीक है, ओके। Now what happen when we will consider f of t is equal to t? So now suppose f of t is another function that is t. Now I wish to find Laplace transform of this function. Find the Laplace transform of this function. So according to definition of Laplace transform of f of t is equal to 0 to infinity e to the power minus st, this is kernel, and original function is f of t dt. Now here in this case our function f of t is t, so it is 0 to infinity e to the power minus st into t dt. Now the question remaining is only that how to get integration of such a integrand. So in this integrand we are getting product of two functions. This is the algebraic function and this is exponential function, and here product of these two functions are inside the integration. Therefore we are using by part rule of integration. For this by part rule सारे फंक्शन को आइलेट के सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन ये a देखिए इस सीक्वेंस में फर्स्ट आता है, तो अगर आपके पास दो फंक्शंस है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक अल्जेब्राइक है, तो अल्जेब्राइक जो फंक्शन है वो इस सीक्वेंस में एक्सपोनेंशियल के पहले आता है। दैट्स व्हाई बाय पार्ट को काउंट करते वक्त आपको अल्जेब्राइक फंक्शन पहले लिखना होगा, दैट इज t फर्स्ट and e to the power minus st at the second position dt.
ये रूल है बाय पार्ट का, इसलिए इसको हमने रीअरेंज किया. नाउ यूजिंग बाय पार्ट, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो बाय पार्ट का वैसे रूल आपको पता है, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिए कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और उसमें से फर्स्ट फंक्शन अगर आपका अलजेब्रिक है तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और वो शॉर्टकट ये है कि फर्स्ट ड्रॉ टू एम्प्टी ब्रैकेट्स. पहले ब्रैकेट में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एज इट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर विथ रिस्पेक्ट टू टी, और टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहां बचेगा सिर्फ -s. इसको लिमिट दीजिए आप 0 टू इंफिनिटी, फिर माइनस साइन दीजिए, अगेन दो ब्रैकेट निकालिए. अब यहां जो लिखा था आपने, इसका डेरिवेटिव निकालकर आप यहां लिखोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज 1, और यहां जो लिखा है उसका अगेन इंटीग्रेशन लेंगे तो e रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आता है e टू द पावर माइनस एस टी माइनस एस, ये इंटीग्रेशन, और यहां ऑलरेडी एक माइनस एस था तो ये माइनस एस. तो इसको आप अगर इसको भी लिमिट देने होंगे 0 टू इंफिनिटी, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना होता है, तो ये दो ब्रैकेट के लिए प्लस साइन, ये दो ब्रैकेट के लिए माइनस साइन. अब हमें अगेन प्लस साइन देना होगा और दो ब्रैकेट निकालने होंगे. अब इसका फिर से डेरिवेटिव यहां लिखना है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, इसका फिर से इंटीग्रेशन लिखना है तो e रेज टू माइनस एस टी, नीचे ऑलरेडी दो माइनस एस का प्रोडक्ट था, और एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको 3 माइनस एस का प्रोडक्ट मिलेगा. इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ एडिशन, और इसको भी लिमिट देंगे 0 टू इंफिनिटी. बट फॉर्चुनेटली एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ गई तो ये होल टर्म हमारी 0 हो जाएगी. दैट मीन्स ओनली फर्स्ट टू टर्म्स कैन गिव मी आंसर. ओके, तो अब देखिए यहां पर भी जब इंफिनिटी पुटअप करोगे आप t की जगह पर, व्हेन यू पुट हियर, तो ये s का बड़ा रोल है, s पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी ये सर पे माइनस इंफिनिटी होगा, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. तो हम यहां कंडीशन डाल देते हैं, फॉर रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 0. तो यहां पर जब हम पुटअप करेंगे तो आपका ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा. लोअर लिमिट का जब 0 पुटअप करेंगे तो भले ही ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहां t है तो वो t की वैल्यू जब 0 लेगी तो ये 0 हो जाएगा. माइनस यहां पर हम अपर ये माइनस एस का मल्टीप्लीकेशन s स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पुटअप करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो नीचे s स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुटअप करेंगे तो e टू द पावर 0 इज 1, और ये हो जाएगा नीचे s स्क्वायर. ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट इज 1 अपॉन s स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t. 1 का 1 अपॉन s था, t का 1 अपॉन s स्क्वायर हो गया. इसी प्रकार आप t स्क्वायर का भी निकालोगे, तो मैं यहां लिख देता हूं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर. नाउ दिस इज योर जॉब टू कैलकुलेट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 2 अपॉन s क्यूब. आपको 2 बार बाय पार्ट यूज करना होगा, मैंने अभी बताया बाय पार्ट का शॉर्टकट, उसी से ये करना है, और ये आंसर ऐसा आएगा. तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि यहां पावर t का 2 है तो यहां 3 है, यहां t का पावर 1 है तो यहां 2 है, और 1 जब लिया था हमने तब t का पावर 0 था, t रेज टू 0 इज 1, और वहां s का पावर 1 था. मतलब t जब रहेगा और उसका जो पावर रहेगा उससे एक ज्यादा पावर नीचे s का होता है, और जो पावर है उसका फैक्टोरियल ये न्यूमरेटर में होता है. दैट्स व्हाई in general we can write Laplace transform of t raised to n is equal to power is n, therefore n factorial हम ऊपर लिखेंगे.
नीचे s लिखा जाएगा और ये पावर में एक ऐड करके आपको यहां पर लिखना है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n। ये भी आप इन जनरल वे से 1 का, t का, t स्क्वायर का, t क्यूब का निकाल कर बाय ऑब्जर्वेशन व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट विल बी द डिफरेंस इन आंसर्स, उसके हिसाब से या मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके आप ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑब्वियसली सवाल ये आएगा कि सर अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर मुझे बताइए कि अगर t के सर पे 1/2 रहेगा तो हाउ विल फाइंड इट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि 1/2 का फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है निकालना, क्योंकि फैक्टोरियल हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के निकालते हैं। तो ये 1/2 अगर रहेगा तो आपको यहां पर s रेज टू 1/2 + 1 तो यहां आएगा एक एडिशन, लेकिन यहां आप इसका जो है फैक्टोरियल नहीं ले सकते, तो आपको यहां उसका गैमा फंक्शन लेना होगा, दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल, सॉरी इट इज 1/2। तो ये आपको आ जाएगा, क्योंकि 1/2, क्योंकि गैमा का देखिए रिलेशन ऐसा रहता है, गैमा ऑफ n + 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आपको 1/2 का फैक्टोरियल निकालना है, लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते, तो 1/2 फैक्टोरियल विच वी कैनॉट काउंट, इट इज इक्विवेलेंट टू गैमा फंक्शन, ये जो ब्रैकेट है दैट इज गैमा फंक्शन ऑफ n + 1, तो 1/2 + 1, therefore answer is gamma of 3/2 divided by s raised to 3/2. So that means we can find the Laplace transform of positive fractions also. लेकिन जब n की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो जैसे कि t raised to -1, तो it can be written as 1/t, but unfortunately 1/t is not an exponential order function, and that's why we cannot calculate the Laplace transform of those polynomials or those algebraic expressions whose degrees are negative integers. We cannot find. तो ये सारी चीजें जो बेसिक थी वो आपने सीखी। We will see some other fantastic results in Laplace transform in the next lecture.